एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब एकदम बढ़िया है। यू ऑल आर डूइंग वेल एंड एंजॉइंग दिस सब्जेक्ट ऑल्सो। ठीक है, तो अब तक हमने क्लास 11th की अकाउंटिंग में इसके 11 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। साथ ही एक प्रैक्टिकल टॉपिक, छोटा सा टॉपिक जीएसटी का हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया कि अकाउंटिंग विद जीएसटी कैसे होती है। यहाँ तक आपने अच्छे से सीखा। कहीं भी कोई भी डाउट है अगर आपको जीएसटी में, तो रिस्पेक्टिव क्लास के नीचे आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 12 जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट से बच्चों आपको क्या समझ में आया, इसके नाम से क्या समझ आया कि ये कुछ ऐसे स्टेटमेंट होगी जो बैंक से रिलेटेड होगी। बिल्कुल सही बात है। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है? ये एक ऐसी स्टेटमेंट है, दिस इज अ स्टेटमेंट जिसके अंदर ट्रांजैक्शंस, अब अकाउंटिंग में क्या है, ट्रांजैक्शंस तो रिलेटेड टू बैंक होंगे। ठीक है, अब इतना मुझे समझ आया कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक वो स्टेटमेंट है जिसमें जो जुड़ी है बैंक के साथ। यहां तक समझ आती है बात आपको? चलो, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसको बैंक के साथ कैसे कैसे ट्रांजैक्शंस हो सकती है हमारी, उसको हम समझेंगे। जब हमें ट्रांजैक्शन समझ आएगी कि हम बैंक हमारे लिए क्या ट्रांजैक्शंस करता है या हम बैंक के साथ कैसे ट्रांजैक्शंस करते हैं, जब हमें ये क्लियर हो जाएगा तब हम ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 1 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। विश्वास नहीं होता? जरूर कर लेंगे। प्लीज एक बार आप कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है, ये समझो कि बैंक के साथ हम कैसे ट्रांजैक्शंस करते हैं। देखो, एक्चुअली मैं आपको पूरा एक एग्जांपल देके समझाती हूँ कि कैसे हम बैंक के साथ क्या क्या ट्रांजैक्शंस करते हैं। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, एक एग्जांपल मैंने लिया, लेट सपोज मैंने कहा ये है मिस्टर ए। ठीक है, ये कौन है? मिस्टर ए। इन्होंने क्या स्टार्ट किया हुआ है? अपना बिजनेस। अब इनको चाहिए किसी की हेल्प जो क्या कर सके, इनके ट्रांजैक्शंस को हैंडल कर सके। देखो, मिस्टर ए क्या करते हैं? ट्रेडर है, ये ट्रेडिंग करते हैं। सपोज आइटम जो गुड्स जिसमें डील करते हैं वो है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ठीक है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के ये ट्रेडर है। ठीक है, बात हुई, कितनी समझ आती है। अब सबसे पहले इन्होंने क्या किया होगा? परचेजेस की होगी। इनके पास में कैश है, ये है कैश, तो कैश परचेज करनी होगी तो ये खुद कर लेते हैं। अब जब ये मान लेते हैं, ये इनके चार क्या है? क्रेडिट परचेजेस जिनसे मिस्टर ए ने की, तो ये लोग क्या हुए? मिस्टर ए के क्रेडिटर। ये क्रेडिटर है, नाम है इसका रोहन, मोहन, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये नाम है क्रेडिटर। तो ये क्या करता है? मिस्टर ए जब क्रेडिटर से अपने क्रेडिट परचेज करता है तो क्रेडिट परचेज इन लोगों से करता है। यहां तक समझ आती है? सेम वेज ये कुछ लोगों को क्रेडिट सेल्स भी करता है। क्रेडिट सेल्स करता है जिनको, उनको हम क्या बोलते हैं? डेटर, जिनसे हमें पैसे लेने हैं। और मान लेते हैं ये 1 2 3 4, ये चार लोग मिस्टर ए के क्या हैं? डेटर, जिनसे इनको पैसा लेना है। बात है कि अगर कैश में सब कुछ कर रहे हो तो बैंक की जरूरत ही नहीं है। आप क्या करते हो? एक इनको पेमेंट करने के लिए, इनको आपने क्या करना है? क्रेडिटर को पेमेंट करना है, इन्हें आपको पे करना है और इनसे आप क्या करोगे? रिसीव करोगे। लेकिन आप क्या करते हो? आप एक बैंक के पास जाते हो, ये है मान लेते हैं बैंक। ये है बैंक। ठीक है, चलो ये हो गया इसके गेट, बैंक के एंट्री गेट। ठीक है, तो आपने क्या किया? आप इस बैंक में गए और बैंक को बोला कि मैं अपना पैसा आपके पास रख देता हूं। ठीक है, ये मेरा पैसा
मैं कुछ आपके पास डिपॉजिट करा रहा हूं ताकि आप क्या करना, इनको पेमेंट कर देना। ठीक है, यहां तक बात समझ आती है। यानी फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो मैंने बैंक के साथ की, मैंने क्या किया, कैश डिपॉजिट विद बैंक, कैश डिपॉजिट विद बैंक। मैंने कैश डिपॉजिट किया बैंक में। तो पहली ट्रांजैक्शन, सबसे पहली ट्रांजैक्शन आप क्या करते हो, बैंक में कैश डिपॉजिट कराते हो। काफी बच्चों ने, आप लोगों ने करवाया भी होगा कभी। तो कैश डिपॉजिट किया बैंक में, पहली ट्रांजैक्शन ये हुई। अब जब बैंक को मैंने कहा कि मिस्टर ए ने कहा कि जब बैंक मैं कहूं तुम्हें कि क्रेडिटर्स को पे करना है तब पे कर देना, तो बैंक ने कहा ये लो, इसी बात पर एक चेकबुक ले लो, इसे बोलते हैं चेकबुक। चेकबुक में तुम्हें करना क्या है, बस तुम उसका नाम लिख देना, मुझे ऑर्डर देना। बैंक क्या कहता है, आई एम योर सर्वेंट, आई एम हेयर टू सर्व यू। बैंक का काम क्या होता है, सर्व करना। तो बैंक कहता है मिस्टर ए को, बस तुम मुझे उसका नाम लिख देना, मैं उसे पे कर दूंगा। तो बैंक ने क्या कहा, सॉरी, मिस्टर ए ने क्या लिखा, मिस्टर ए ने एक चेक पे लिख दिया पे, जो चेक बुक कभी देखना आप, मिस्टर पे मिस्टर रोहन, बस उसका नाम लिख दिया। ठीक है, ₹10,000, और अपने क्या कर दिया, साइन। मिस्टर ए के हैं तो मिस्टर साइन, ये अपने साइन कर दिया। हुआ क्या, ये चेक मिस्टर ए ने चेक दिया, और ये चेक किसको दे दिया, रोहन को। चेक इशू कर दिया रोहन को, तो इसे हम क्या बोलेंगे, चेक इशूड। दूसरी ट्रांजैक्शन क्या होती है, चेक इशू करना। आप किसी को क्या करोगे, चेक इशू करते हो पेमेंट करने के लिए। अब आपने तो चेक इशू कर दिया, चेक इशू किसको किया, बैंक को नहीं, चेक इशू करके किसको दिया, क्रेडिटर्स को। चेक इशूड टू क्रेडिटर, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर रोहन। अच्छा, आपने चेक इशू कर दिया। अब ये रोहन जो है, ये रोहन क्या करेगा इस चेक का, इसके हाथ में जो ये चेक आया, ये जाके इस बैंक में डाल देगा। मान लेते हैं इसका अकाउंट भी इसी में ही है, तो ये चेक भी इसने इस बैंक में डाल दिया। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये चेक जैसे ही बैंक रिसीव करेगा, अच्छा, बैंकों को क्या पता लगेगा कि ये चेक पे तो साइन किसके हैं, ए के, और ए ने बोला है कि पे कर दो रोहन को, तो चेक लेगा और बैंक इसको क्या कर देगा, पेमेंट कर देगा। तो बैंक क्या करेगा, चेक रिसीव कर लेगा। यानी बैंक ने क्या किया, सॉरी, रोहन ने क्या कर दिया, रोहन ने चेक प्रेजेंट कर दिया फॉर पेमेंट। रोहन ने कहा मुझे इसकी पैसे की जरूरत है, तो रोहन ने चेक प्रेजेंट कर दिया फॉर पेमेंट, बैंक में प्रेजेंट कर दिया, और बदले में बैंक ने क्या कर दी, इसको पेमेंट। यहां तक बात समझ आई। यानी जो मेरा 1,00,000 रुपया बैंक में रखा था, अब ध्यान से देखो, मैंने बैंक में 1,00,000 रुपया रखा, तो बैंक में मेरा पैसा प्लस में पड़ा है 1,00,000 रुपए। जैसे ही बैंक ने 10,000 रुपए, जैसे ही रोहन ने अपना चेक प्रेजेंट किया, जैसे ही रोहन ने चेक प्रेजेंट किया, क्या हुआ, जैसे ही रोहन ने अपना चेक रोहन ने अपना चेक बैंक में प्रेजेंट किया, 10,000 रुपए बैंक ने इस रोहन को दे दिए, तो 10,000 रुपए बैंक से मेरे कट गए। तो यानी मेरे बैंक में कितने पैसे रखे हैं अभी, 90,000। यहां तक समझ आया। तो इस ट्रांजैक्शन को, जो 10,000 की पेमेंट हुई, क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे कि चेक इशूड टू क्रेडिटर, यानी चेक इशूड एंड प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। टर्म्स समझोगे तो क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाएंगे जब तक हम आंसर कैसे करेंगे, हम स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे जब तक हम ट्रांजैक्शंस नहीं समझेंगे। इसलिए पहले हम ट्रांजैक्शन समझते हैं कि हम बैंक के साथ कैसी कैसी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं।
यहां तक समझ आती है बात? ठीक है, तो पहली ट्रांजैक्शन ये हुई कि मैंने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया। दूसरी ट्रांजैक्शन हुई क्योंकि मुझे अपने क्रेडिटर को पेमेंट करना था, मैंने क्रेडिटर को चेक दे दिया। चेक देने से क्या होगा, वो क्रेडिटर चेक बैंक में लगा देगा, बैंक में प्रेजेंट कर देगा और बैंक पैसा उसको दे देगा। 2 ट्रांजैक्शन हुई। तीसरी ट्रांजैक्शन, अब बात करेंगे इन डेटर्स की। डेटर्स ने क्या किया, मुझे डेटर, अब मैं हूं मिस्टर ए, मैं हूं कौन, मैं मिस्टर ए, मुझे क्या करना है, अब डेटर्स की बात करते हैं। ये डेटर है, इसने मुझे क्या किया, मुझे इससे पैसा लेना था, ठीक है। इसने मुझे भी, अब इसका अकाउंट है मान लेते हैं किसी दूसरे बैंक में, इसने मुझे चेक दे दिया। अब सेम बात, जैसा हमने इसको चेक दिया था रोहन को, वैसे ही इस क्रेडिटर ने, सॉरी इस डेटर ने मुझे चेक दे दिया। तो जैसे ही मैंने चेक क्या किया, चेक रिसीव किया, अब मुझे अगर इस चेक का पैसा चाहिए, मान लेते हैं इस चेक का पैसा था 5,000 रुपए, ठीक है। तो अगर मुझे 5,000 रुपए का चेक रिसीव हुआ है, ठीक है, अब ये चेक मुझे कैश में कन्वर्ट कराना है, यानी अगर मुझे बैंक में पैसा चाहिए तो मुझे ये चेक क्या करना पड़ेगा, इस चेक को ले जाके बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा। अब चेक रिसीव की डेट और डिपॉजिट डेट अलग अलग हो सकती है, ये हम बात कैश बुक में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। क्यों क्यों आप रिसीव करने में और प्रेजेंट करने में, अगर आपने चेक इशू किया है और सामने वाला, जैसे कि हमारे एग्जांपल में रोहन, चेक को प्रेजेंट करने में टाइम लगा सकता है। कितने महीने मिलते हैं, 3 महीने। चेक की वैलिडिटी होती है 3 महीने, ठीक है। जब से चेक इश्यू हुआ तब से 3 महीने मिलते हैं आपको चेक बैंक में डालने के लिए। यहां बात समझ आई? अच्छा, सेम वेज इस मिस्टर ए को डेटर था, डेटर का नाम भी ले लेते हैं, डेटर का नाम है मुरारी। चलो, ये डेटर है मुरारी, इसने क्या किया, 5,000 मुझे इससे लेने थे। तब मैंने क्या किया, इसने क्या किया, मुझे क्या दे दिया, चेक। तो अब इसने जो मुझे चेक दिया, मैंने वो चेक क्या कर दिया, बैंक में डिपॉजिट, ठीक है। अब मेरे पास भी डिपॉजिट करने के 3 महीने, क्योंकि चेक की वैलिडिटी पीरियड ही 3 महीने है एज पर आरबीआई। चलो, मैंने क्या किया, डिपॉजिट कर दिया, तो इसे क्या बोलेंगे, जैसे ही मैंने डिपॉजिट किया 5,000 रुपए मेरे बैंक में प्लस हो गए, यानी मेरा पैसा बैंक में 5,000 रुपए आ गया। यानी मेरे बैंक में अब कितने पैसे रखे हैं, मेरे पैसे जो बैंक में के रखे हैं कितने, 95,000। इस ट्रांजैक्शन को अगर एक नाम दें तो इस ट्रांजैक्शन को क्या नाम दें कि चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये जो आपने चेक रिसीव करके बैंक में डिपॉजिट किया, इसके लिए टर्म यूज हुई चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अगर पैसा, अब 2 बातें हो सकती है यहां पर कि मुरारी ने चेक तो दे दिया, अब मुरारी के बैंक में पैसा ही नहीं है। मिस्टर ए ने कहा था मुझे पैसे दे पैसे दे पैसे दे, अब मुरारी ने चेक बना के दे दिया कि एक बार तो शांत हुआ, लेकिन पता लगा कि बैंक में पैसा ही नहीं है। तो 2 बातें हो सकती है, चेक का पैसा कलेक्ट होगा या नहीं होगा। अगर कलेक्ट हुआ तो उसे हम क्या बोलेंगे, पैसा कलेक्टेड, चेक कलेक्टेड बाय द बैंक, यानी चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक एंड कलेक्टेड बाय द बैंक। पैसा कलेक्ट भी कर लिया बैंक ने, मुरारी से आपके अकाउंट में पैसा डाल दिया। टर्म समझना, चेक इशूड का मतलब क्या होता है और प्रेजेंट करने का मतलब क्या होता है। इशू कौन करता है, ए, प्रेजेंट कौन करता है, क्रेडिटर, जिसको पेमेंट लेनी होती है हमसे या हमें जिसे करनी होती है। चेक रिसीव कौन करता है, ए, और किससे रिसीव करते हो, फ्रॉम योर डेटर, जिससे आपको पैसा लेना है। और बैंक में अगर पैसा क्रेडिट हो जाए, कलेक्टेड बाय द बैंक, या उसे बोलते हैं क्रेडिटेड बाय द बैंक। यहां तक समझ आई? इस क्रेडिटेड क्यों बोलते हैं इस पर भी आएंगे, ठीक है। तो 3 ट्रांजैक्शंस आपको समझ में आ गई, चेक कैश डिपॉजिट, चेक इशूड एंड प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिट एंड कलेक्टेड। चौथी बात, अब आप तो यही ट्रांजैक्शंस बैंक के साथ कर सकते हो। अच्छा, एक और बात आप कह सकते हो
मेरी बिल्डिंग का, जिस बिल्डिंग में मैं ये बिजनेस रन कर रही हूं, ठीक है, इस बिल्डिंग का रेंट है सपोज 1000 रुपीज पर मंथ, एग्जाम्पल, ठीक है, छोटा सा रेंट है, 1000 रुपए पर महीने, पर मंथ मुझे रेंट पे करना होता है। अब हो सकता है मैं भूल जाऊं, ऑनलाइन पे करना है होता है, तो मैंने क्या किया, बैंक को एक इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि हर महीने आपको ये पे करनी है। तो इस इंस्ट्रक्शंस को बोलते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, जो हर महीने क्या होगी, इंप्लीमेंट करनी होगी बैंक को, और बैंक कभी कुछ भूलता नहीं है। तो आपने जैसे ही बैंक को इंस्ट्रक्शन दिए, महीने के अंत में आपने कहा कि 1000 रुपए मेरे लैंडलॉर्ड को पे कर देना, तो जैसे ही 1000 रुपए पे होंगे तो बैंक पे कर देगा। तो कितने पैसे आपके बैंक में रह जाएंगे, 94,000। यहां तक समझ आती है बात। चलो, अब यानी चौथी जो ट्रांजैक्शन हो सकती है वो हो सकती है क्या, वो क्या हो सकती है, पेमेंट्स बाय द बैंक, पेमेंट्स बाय द बैंक। बैंक आपके बिहाफ पे पेमेंट कर सकता है, चाहे वो रेंट क्यों ना हो, चाहे वो इंश्योरेंस का प्रीमियम क्यों ना हो, कुछ भी हो, आप बैंक को बोलो, बैंक आपके बिहाफ पे कर देगा। तो पेमेंट्स बाय द बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। यहां तक बात समझ आती है। चलो, चार ट्रांजैक्शंस का नेचर समझ आया कि ट्रांजैक्शन कैसे मूव करती है। चलो, इसके बाद फिफ्थ पॉइंट होता है, बैंक महीने के अंत में ये सर्विस देता है, जो आपके बिहाफ पे पेमेंट कर रहा है, आपके बिहाफ पे पैसा रिसीव कर रही है, जो सर्विस दे रहा है, इसके लिए वो चार्जेस लेता है, उसे बोलते हैं बैंक चार्जेस। जो बैंक की फीस होती है, बैंक चार्जेस, क्या बोलेंगे उसको, बैंक चार्ज। बैंक ने कहा, अच्छा, बैंक ने कहा 1 महीने का मेरा 500 रुपया, तो बैंक के यहां से 500 रुपये बैंक काट लेगा अपने, तो आपके बैंक में कितने पैसे रह जाएंगे, 93,500। यहां तक बात समझ आई। चलो, उसके बाद और क्या ट्रांजैक्शन हो सकती है, एक कस्टमर था मेरा, ठीक है, चलो, ये कस्टमर है, इसका नाम है, मान लेते हैं शिव। ये एक कस्टमर है, इससे मुझे पैसे लेने थे सपोज 1 लाख रुपीज। बड़ा कस्टमर है, अच्छा कस्टमर है मेरा। इसने क्या किया, इसने मुझे कोई चेक नहीं दिया। अगर ये मुझे चेक देता, क्या होता, ये मुझे चेक देता, फिर मैं चेक बैंक में डिपॉजिट करती। इसने क्या कहा, अपने आप ड्यू डेट पे आकर बैंक में डिपॉजिट कर दिया। इसने क्या किया, डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया। जब ये डायरेक्टली डिपॉजिट करेगा बैंक में 1 लाख रुपए, तो मेरे बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। यानी मेरे बैंक में अब कितने पैसे हैं, 1,93,500, 1,93,500 मेरे क्या है, बैंक में पैसे हैं। तो एक ट्रांजैक्शन ये भी हो सकती है कि कोई डायरेक्ट डिपॉजिट कर दे, डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक बाय द कस्टमर, डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू द बैंक बाय द कस्टमर। आपका कोई कस्टमर डायरेक्ट डिपॉजिट कर सकता है। चलो, और क्या ट्रांजैक्शन हो सकती है, महीने के अंत में आपका पैसा इतना रखा हुआ है, अल्टीमेटली आपने पैसा कहां रखा हुआ है, बैंक में। तो बैंक आपको क्या मिला, चलो ये बताओ, आपने पैसा बैंक में रखा तो आपको क्या मिला, इंटरेस्ट मिलेगा ना। तो बैंक ने कहा चलो, आपका सपोज इंटरेस्ट बना 2500 रुपए, चलो बैंक ने क्या किया, इंटरेस्ट दे दिया, तो मेरा बैलेंस बढ़ गया। यानी अब मुझे मेरा बैंक में कितना बैलेंस हो गया, 1,96,000। यहां तक बात समझ आ रही है। यानी 196 क्या हुआ, मेरा बैंक में बैलेंस 196 हो गया। क्यों, क्योंकि 2500 रुपये मुझे इंटरेस्ट क्रेडिट किया, किसने, बैंक ने। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक। यहां तक समझ आई बात। 8th पॉइंट,
बैंक ने मान लेते हैं बैंक से मैंने कोई लिमिट ओडी समझते ना आप, मैंने कैश बुक में आपको बताया था ओवरड्राफ्ट, कोई भी मान लेते चलो इंटरेस्ट डेबिट किया, बैंक ने कहा आपसे मुझे इंटरेस्ट लेना भी है, मान लेते हैं 1,000 रुपए, तो बैंक ने इंटरेस्ट डिडक्ट कर लिया, तो मेरा बैंक में बैलेंस कितना हो गया 195। यानी बैंक क्या कर सकता है, इंटरेस्ट डेबिट भी कर सकता है, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक। अभी डेबिटेड क्या होता है आएंगे, चलो एक बार डेबिट मत लिखो, लिखो इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द बैंक। ठीक है, चलो अब क्या था, अब मैंने क्या किया था, कहीं पर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी थी। लोन पर क्या मिलता है, अगर आप किसी को लोन देते हो बदले में आपको क्या मिलता है, उस पेमेंट को बोलते हैं इंटरेस्ट। वैसे ही अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो बदले में जो आपको रिटर्न मिलती है उस रिटर्न को बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, तो आपने कहीं शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ था और आपने अपना बैंक अकाउंट ये वाला दिया हुआ था, तो जब कंपनी कुछ डिविडेंड देगी सीधा आपके बैंक अकाउंट में डाल देगी, आपको पता होगा। तो मैंने 5,000 रुपए का सपोज डिविडेंड रिसीव किया, जैसे ही मैंने डिविडेंड रिसीव किया तो मेरा बैलेंस कितना हो गया बैंक का, ये हो गया 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए क्यों हो गया, बिकॉज बैंक ने एक पेमेंट डायरेक्टली रिसीव कर ली। पेमेंट्स डायरेक्टली रिसीव्ड बाय द बैंक, डायरेक्टली रिसीव्ड बाय द बैंक, जैसे एग्जाम्पल डिविडेंड। यहां तक समझ आया, तो मोटा मोटा आपको ट्रांजैक्शन समझ आए कि ट्रांजैक्शंस कैसे फ्लो करती है, फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शंस, कि ट्रांजैक्शन कब कौन सी अकर की जा हो सकती है। तो चलो अब मैं अगर आपसे बात करूं कि थोड़ी सी और, क्या कैश बुक हमने सीखी थी, कैश बुक हम सीखे थे कुछ ऐसे बनाई जाती है। कैश बुक कैसे बनती है, टी फॉर्म में, जहां पर आप कैश का डिपॉजिट कहां रिकॉर्ड करते हो, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ, कैश डिपॉजिट कहां रिकॉर्ड होता है, डेबिट साइड में, यानी दिस इज द इनसाइड, और आउट कहां होता है, क्रेडिट साइड में। जब भी कैश जाता है तो हम कहां लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। अब यह तो सिंगल कॉलम, डबल कॉलम में हम 2 कॉलम बनाते थे, ध्यान हो तो, एक हम बनाते हैं कैश का और एक कॉलम बनाते थे हम बैंक का। बट इस चैप्टर में हमें सिर्फ किससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन चाहिए, बैंक से, तो मैंने कैश का कॉलम हटा दिया। जैसे ही हटाया मुझे सिर्फ मेरे पास किसका कॉलम रह गया, बैंक का। दिस इज माय कैश बुक, जिसमें बैंक का अकाउंट मैंने बना लिया। अब देखो क्या, अच्छा जब भी मैं बैंक के साथ ट्रांजैक्शंस करूंगी तो जब भी पैसा बैंक में आएगा तो कहां लिखा जाएगा, डेबिट में। जब भी मैं पैसा बैंक में डालूंगी, बैंक कौन है, एक पर्सन ही तो है, कैसा पर्सन, बस आर्टिफिशियल पर्सन है। तो बैंक जब रिसीव करेगा तो हम प्लस कर देंगे, बैंक जब पेमेंट्स करेगा तो हमसे क्या कर देंगे, माइनस, यानी डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। यहां तक बात समझ आती है। चलो अब बैंक, अब मैंने बैंक का अकाउंट अपनी बुक्स में बना लिया, दिस इज बैंक का अकाउंट इन माय कैश बुक, मेरी बुक्स में, मिस्टर ए की बुक्स में। अब बैंक, अपने बैंक भी तो पर्सन है, बैंक भी तो मेरा अकाउंट बना सकता है ना, वही। तो जो बैंक मेरा अकाउंट बनाएगा उसे हम बोलते हैं पासबुक। क्या बोलते हैं उसे, पासबुक। जो क्या है, माय अकाउंट विद बैंक। जो बैंक कहेगा मैं भी तो रिकॉर्ड करूंगा कि जो मैं आपसे क्या क्या ट्रांजैक्शंस कर रहा हूं, बस बैंक का जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा सिंपल सा होता है। कैसा होता है, ऐसा, डेबिट, क्रेडिट और ये बैलेंस, डेबिट, क्रेडिट और ये बैलेंस। अब आपको ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कैसे होते हैं ये सीखना है। ट्रांजैक्शन समझ लिए हमने कि ये सारे क्या है, ट्रांजैक्शंस होते हैं, लगभग 9 और भी हो सकते हैं, लेकिन मोटा मोटा ये 9 ट्रांजैक्शन सबको समझ आए। ठीक है, तो चलो अब ट्रांजैक्शन की हमें क्या सीखनी है, रिकॉर्डिंग। जब ये रिकॉर्डिंग आ जाएगी तो बीआरएस तो 1 मिनट का काम है। अगेन आई एम सेइंग 1 मिनट का काम है।
चलो इन नो ट्रांजैक्शंस को हम वापस से यहां पर रिकॉर्ड करना सीखेंगे, ठीक है। तो चलो मान लेते हैं मेरे पास 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस था। 1 अप्रैल 2020 में मेरे पास कैश का ओपनिंग बैलेंस था, ये था मेरे पास मान लो 3,50,000 रुपीज। कितना हो गया? 3,50,000 रुपीज। ठीक है, क्वेश्चन की शुरुआत करें। मेरे पास कैश था, पहली ट्रांजैक्शन मैंने बैंक में अकाउंट खुलाया और बैंक में जाके कैश डिपॉजिट कराया। ये अब मैं रुपीस बता देती हूँ। डिपॉजिट कराए सपोज मैंने 1 लाख रुपीज। फटाफट से कैश डिपॉजिट विद बैंक एंट्री क्या होगी? कैश डिपॉजिट विद बैंक, मैंने बैंक में कैश डिपॉजिट करा। अच्छा सॉरी, ये तो कैश बुक का नहीं, बैंक का बैलेंस लिख दिया। इसको मैं एक बार डिलीट कर देती हूँ। हाँ, जैसे ही मैंने बैंक में पैसा डिपॉजिट कराया, बैंक ने पैसा रिसीव किया 1 अप्रैल को, तो एंट्री क्या होगी? ये क्या है? नाम पे मत जाओ, नाम तो ये कैश बुक है, लेकिन ये दिखना क्या चाहिए आपको? बैंक अकाउंट। बस इस कैश बुक को तो आप भूल जाओ, ये कैश बुक के अंदर है बैंक अकाउंट। कैश बुक ऊपर से दिखेगा, अंदर क्या है? बैंक अकाउंट। ठीक है, तो चलो बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट किया मैंने 1 लाख। आपने क्या किया? डेबिट। क्यों? क्योंकि बैंक ने रिसीव किया। अब बैंक क्या करेगा? बैंक क्या करेगा? इस 1 लाख रुपए को रिसीव किया, बैंक कहेगा मेरी लाइबिलिटी, तो बैंक करेगा इसे क्रेडिट। यानी बैंक क्या कहेगा? 1 अप्रैल 2020 को मैंने क्या रिसीव किया है? कैश, बाय कैश। 1 लाख की लाइबिलिटी, तो बैलेंस कितना हो गया? 1 लाख की 1 लाख क्रेडिट। जब जब आप प्लस करोगे, आपका प्लस डेबिट और बैंक का प्लस क्रेडिट। समझ आई बात? चलो, क्यों? क्योंकि आपने, अगर आप कह रहे हो बैंक मेरा डेटर है, तो बैंक की बुक्स में मैं क्या हूं? क्रेडिटर। तो बैंक कहेगा मिस्टर ए मेरा क्या है? क्रेडिटर। क्योंकि मैंने बैंक के हिसाब से तो बैंक की लाइबिलिटी है ना, मैंने बैंक को दिया, तो बैंक को तो मुझे वापस लौटाने हैं ना, इसलिए वो मुझे क्रेडिटर बनाएगा और मैं उसे डेटर बनाऊंगी। दोनों डेबिट डेबिट थोड़ा ना कर देंगे, फिर तो डबल एंट्री कॉन्सेप्ट ही खत्म। अगर एक का एसेट है तो दूसरे की क्या होती है? लाइबिलिटी। सेम प्रिंसिपल हम यहां फॉलो कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने किया, कैश डिपॉजिट किया। एंट्री कैसे पोस्ट करते हैं? कैश बुक में, पासबुक में मैंने रिकॉर्ड की। चलो अगला है, मैंने किसी को, अपने क्रेडिटर को एक चेक इशू करके दे दिया। अब आप समझ गए हैं चेक इशू करने का मतलब क्या? किसी को पेमेंट करना था, मैंने उसे कैश ना देके क्या दे दिया? चेक। भाई तुम जाओ बैंक में और पैसा ले लो। तो मैंने क्रेडिटर को चेक दे दिया, ठीक है, और उसने जाके बैंक में प्रेजेंट भी कर दिया। चेक था मान लो 10,000 रुपए का। अब आपको समझ में आने लगा है? नहीं आ रहा है तो प्लीज समझो, दोबारा से देखो। मैंने क्या किया? क्रेडिटर को मुझे पे करना था, कैश ना देके मैंने उसे चेक दे दिया। वो गया बैंक में और उसने बैंक से पैसा ले लिया, क्योंकि मेरा पैसा कहाँ रखा है? बैंक में। मैंने उसे कहा भाई देख रोहन, मेरे पास कैश नहीं है, मैंने सारा कैश कहाँ रखा हुआ है? बैंक में। मैं तेरे को चेक दे रही हूँ, जाओ बैंक से पेमेंट ले लो। समझ गए ना? तो मैंने जैसे चेक दिया उसे बोलेंगे इशू, बैंक ने, और रोहन ने बैंक में प्रेजेंट किया उसे बोलेंगे प्रेजेंटेड। अब जैसे ही मैंने चेक इशू किया, प्रेजेंट कब करेगा? छोड़ो, चेक इशू मैंने कब किया? मैंने किया सपोज 2 अप्रैल को। जैसे ही चेक इशू किया, मैंने कहा भाई पैसा तो गया। 2 अप्रैल 2020 को बाय रोहन, चेक दे दिया। इट मींस चेक इशू करते ही पैसा आउट हो गया। मेरे लिए तो गया पैसा, लेकिन रोहन ने भी, मान लेते हैं रोहन ने अपने पास रखा और 2 दिन बाद डिपॉजिट किया, प्रेजेंट किया, 2 दिन बाद बैंक में प्रेजेंट किया। तो मान लेते हैं इसने 4 अप्रैल को बैंक में प्रेजेंट किया। तो जैसे ही रोहन बैंक में चेक प्रेजेंट करेगा, बैंक रोहन को पेमेंट कर देगा 10,000 रुपए। अब बैंक क्या कहेगा कि मेरे को आपको कितने देने हैं? 90,000 इज माई लाइबिलिटी टूवर्ड्स मिस्टर ए। यहां तक समझ आती है बात? 2 ट्रांजैक्शंस समझ आई कि जैसे ही चेक इशू करते हो, आप क्या करते हो? कैश बुक से माइनस कर देते हो। ये ऊपर ऊपर बड़ा बड़ा देखो क्या है? कैश बुक, लेकिन अंदर क्या है? बैंक अकाउंट, बैंक कॉलम। तो जैसे ही आपने चेक इशू किया,
चेक से आपने क्रेडिट कर दिया, बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया और यहां से क्या हुआ, पैसा डिडक्ट हो गया तो लायबिलिटी कम हो गई। आप समझ पा रहे हैं कि मेरा डेबिट बैंक का क्रेडिट और मेरा क्रेडिट बैंक का डेबिट हमेशा रिवर्स ही चलेगा। दिस इज ट्रू। आगे चलो, चेक रिसीव्ड, आपने चेक रिसीव किया किससे, अपने डेटर से, और आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, जैसे ही आपने चेक बैंक में डाला, आप कहोगे बैंक में पैसा आ गया, भाई आ गया। 3 अप्रैल को आपने चेक बैंक में डाला, चलो 6 अप्रैल मान लेते हैं। 6 अप्रैल को बैंक में आपने एक चेक डाल दिया, किससे डाला था, डेटर ने एक चेक दिया था, मान लेते हैं 20,000 रुपए का, आपने वो बैंक में डाल दिया। जैसे ही बैंक में डाला, आपने बैंक का बैलेंस क्या कर दिया, इंक्रीज, और बैंक में वो पैसा क्या हो गया, उसके क्रेडिट भी हो गया। तो जैसे ही पैसा बढ़ा, 20,000 रुपए क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। किससे आए, किसने दिए, डेटर ने। मिस्टर ए के डेटर ने 20,000 रुपए दिए जो मैंने अपने पास रख लिए। तो अब मेरी लायबिलिटी, बैंक क्या कहेगा कि मेरी लायबिलिटी बढ़ गई, मैंने मिस्टर ए का पैसा और रख लिया, वो है 1,10,000 की लायबिलिटी बढ़ गई। क्रेडिट मतलब देने हैं देने हैं देने हैं, सिंपल बात। जब पैसा बैंक रिसीव करेगा, जब पैसा बैंक रिसीव करेगा तो क्रेडिट करेगा, जब बैंक से पैसा कटेगा तो डेबिट होगा, सीधी बात। पैसा कटेगा तो डेबिट होगा, और पैसा जब रिसीव करेगा तो क्रेडिट होगा। ठीक है, तो बैंक ने जब रिसीव किया क्रेडिट किया, डेटर से रिसीव किया क्रेडिट किया, ठीक है, और जब बैंक से पैसा कटा, पे किया तो कटा तो डेबिट किया। चलो, ये 3 ट्रांजैक्शन भी समझ आती है। पेमेंट्स बाय द बैंक, एग्जाम्पल रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। मैंने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे रखे थे कि हर महीने तुम्हें ये खर्चे मेरे पे करने हैं। मान लेते हैं इनका अमाउंट है 5,000 रुपए, और बैंक ने क्या कर दिया, पे। मुझे याद नहीं, मैंने जो इंस्ट्रक्शन देके छोड़ दिया, मैंने ये ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड अगर मुझे याद होता तो मैं कहाँ रिकॉर्ड करती, अपनी कैश बुक के क्रेडिट साइड में कि पेमेंट हुई। पर पेमेंट नहीं, पेमेंट तो हुई लेकिन मैंने अपने रिकॉर्ड कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की। बैंक ने 10 अप्रैल 2020 को मान लेते हैं रेंट पे कर दिया, रेंट और इंश्योरेंस प्रीमियम, रेंट एंड इंश्योरेंस प्रीमियम दोनों ही साथ साथ पे कर दिए एक ही डेट में। पैसा कटा तो क्या करेंगे, डेबिट, 10,000 रुपए का पे कर दिया। अगेन बैंक क्या कहेगा, मुझे अब 1,00,000 रुपए देने हैं मिस्टर ए को, मेरे पास 1,00,000 रुपया रखा हुआ है। ठीक है, बैंक आपके लिए काम कर रहा है, आपके लिए पैसा रिसीव भी करता है, डेटर को पैसा, डेटर से पैसा भी रिसीव करता है, क्रेडिटर को पे भी करता है, और इंश्योरेंस प्रीमियम सर्विसेज भी आपको देता है। ठीक है, चलो यहां तक वही बात समझ में आती है। आगे, बैंक ने क्या लगाए, अपने सर्विसेज के चार्जेस। मान लेते हैं बैंक ने सर्विसेज चार्जेस, अपने जो बैंक चार्जेस लगाए, इस बात का मुझे नहीं पता बैंक ने कितने लगाए, वो तो जब पता लगेगा मुझे जब मैं इस पासबुक को खोल के देखूंगी। बैंक ट्रांजैक्ट एंट्रियों पे एंट्रियां अपनी बुक्स में डाला जा रहा है। बैंक ने 30 अप्रैल 2020 को बैंक चार्जेस लगाए, 2 बैंक चार्जेस लगाए, मान लेते हैं 5,000 रुपीज के। अपने सर्विस का पैसा डिडक्ट कर लिया। अब क्या कहेगा बैंक कि मुझे 95,000 देने हैं ए को। देखो कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है, लेकिन पासबुक में एंट्री एंट्री होती जा रही है, होंगी भाई। देखो आगे चलो, डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक बाय द कस्टमर। एक कस्टमर था, मैंने आपको बताया था ना, शिव नाम से एक कस्टमर, जिससे मुझे 1,00,000 रुपए लेने थे, डेटर था, जिसको मैंने क्रेडिट सेल की थी। उसने क्या किया, डायरेक्टली बैंक में पैसा डिपॉजिट करा दिया। इसकी खबर मुझे नहीं पता लगी, लेकिन उसने डिपॉजिट कराया। जैसे ही डिपॉजिट कराया, बैंक ने पैसा रिसीव किया। बताओ, फटाफट से बताओ, डेबिट करूं या क्रेडिट। बैंक ने 30 अप्रैल 2020 को मेरे डेटर से पैसा रिसीव किया बाय, अगेन एक डेटर का नाम, चलो शिव है नाम डेटर का, शिव से पैसा रिसीव किया है 1,00,000 रुपए। बैंक पैसा रिसीव करेगा तो डेबिट करूं या क्रेडिट, ऑब्वियसली मैंने यहां लिखा भी हुआ है, क्या करेंगे, क्रेडिट। अब बैंक की लायबिलिटी, बैंक जितना मेरे लिए पैसा रिसीव करता जाएगा, बैंक को उतने मुझे लौटाने पड़ेंगे ना। तो बैंक क्या कहेगा, अब मैंने 1,00,000 रुपए और रिसीव किया है मिस्टर ए के लिए, तो अब मुझे ए को देने के कितने पैसे हो गए, 1,95,000 रुपए, 1,95,000। मूविंग अहेड, यहां तक समझ आता है।
इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, अब मेरा बैंक में कितना पैसा रखा है, लगभग 1 लाख रुपए रखा है एवरेज। तो बैंक ने क्या कहा, 30 अप्रैल को इंटरेस्ट दे दिया मुझे। अब इंटरेस्ट जब बैंक देगा, फटाफट से बताओ, इंटरेस्ट देगा तो बैंक डेबिट करेगा या क्रेडिट करेगा? ये डेबिट क्रेडिट के झंझट से ही तो मैं मुक्त होना है, ये समझ जाओगे तो आप मुक्त हो जाओगे, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो बैंक रिकंसिलिएशन तो 5 मिनट का भी नहीं है, 1 मिनट का है। फटाफट से बताओ कि इंटरेस्ट जब देगा बैंक तो कहाँ रिकॉर्ड करेगा? बैंक ने लिखा बाय इंटरेस्ट, कि मुझे, क्योंकि मिस्टर ए ने पैसा मेरे पास रखा हुआ है तो मुझे इनका इंटरेस्ट बनता है, मान लेते हैं 5000 रुपीज, तो मुझे इनको देना है। तो रिसीव किया, या ये जो भी पैसा आपको देगा, देना है, इंटरेस्ट देना है, तो बैंक की लायबिलिटी कितनी हो गई अब? 2 लाख रुपए, 2 लाख क्रेडिट। यहां तक समझ आती है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट भी चार्ज किया, ठीक है, मान लेते हैं 5000 रुपए का इंटरेस्ट चार्ज भी कर लिया। तो 30 अप्रैल 2020 को देखो बैंक की ट्रांजैक्शंस किए जा रहा है, मुझे नहीं पता कैश बुक में, ये तो मेरे को पता लग रहा है जब भी मैंने खोल के देखा कि बैंक ने क्या किया, इंटरेस्ट चार्ज किया है। जब चार्ज करेगा तो पैसा कटेगा, और जब कटेगा तो क्या होगा? डेबिट। तो 5000 का इंटरेस्ट क्या कर दिया बैंक ने? डेबिट। ठीक है, ये फिर से बैंक कहेगा अब मेरी लायबिलिटी कम हो गई, 5000 से 1,95,000 की हो गई। यहां तक हम समझ आ रहा है? चलो, पेमेंट्स डायरेक्टली रिसीव्ड बाय द बैंक, एग्जांपल डिविडेंड, बैंक ने डिविडेंड रिसीव किया, शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ था ए ने अपना बैंक का नाम दिया था कि ठीक है आप पैसा इसको दे देना। तो तो कंपनी ने क्या किया, पैसा किसको दे दिया? बैंक को, क्योंकि बैंक मेरे बिहाफ पे, बैंक इज हेयर टू सर्व मी। तो बैंक ने मुझे डिविडेंड दिया, कितना डिविडेंड दिया? 30 अप्रैल 2020 को बैंक ने मेरे बिहाफ पे डिविडेंड रिसीव किया। सबसे पहले ये बताओ कि डेबिट करूं या क्रेडिट? बैंक ने मेरे बिहाफ पे डिविडेंड रिसीव किया है तो बैंक की लायबिलिटी बढ़ती चली जाएगी ना। तो जैसे ही बैंक डिविडेंड रिसीव करेगा, फॉर एग्जांपल 15,000 बैंक ने डिविडेंड रिसीव किया, तो बैंक की लायबिलिटी कितनी हो गई? ये हो गई है कितनी? 2,10,000, 2,10,000 रुपीज। बस अब देखो महीना खत्म, ट्रांजैक्शंस भी बैंक ने और नहीं की, यही ट्रांजैक्शंस की। ट्रांजैक्शंस का डेबिट क्रेडिट समझ आया आपको? कि पहले तो ये समझो कि मेरा डेबिट कैश बुक और पासबुक, 2 बुक्स है मेरे पास, ठीक है। मेरे लिए प्लस बैलेंस कब होगा? मेरे लिए फेवरेबल कब है? जब बैंक में क्रेडिट है तो मैं खुश हूं कि बैंक से मुझे लेने हैं, और अगर कैश बुक में डेबिट है तो मैं खुश हूं। मैं खुश कब हूं? मैं खुश कब हूं? जब कैश बुक का डेबिट बैलेंस है और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है, तो इसका मतलब बैलेंस कैसा है? फेवरेबल फॉर मी, इट इज गुड फॉर मी, ठीक है। अगर दूसरी बात, पहली बात तो ये, दूसरी बात, अगर कैश बुक का, यानी कैश बुक के बैंक अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है और पासबुक का डेबिट बैलेंस है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर डेबिट आ रहा है, मान लेते हैं बैंक ने कोई डेबिट चार्जेस लगा के लिख दिया, 250 डेबिट कर दिया, पैसा काट लिया, अगली ट्रांजैक्शन जैसे ही होती है तो बैलेंस कैसा हो जाएगा? 40,000 डेबिट। और डेबिट क्या शो कर रहा है पता है? कि मुझे मिस्टर ए क्या बन गए? बैंक की बुक है ना ये बैंक एंट्रियां कर रहा है इसमें। जब इस बुक में एंट्री होगी तो एंट्री करने वाला कौन है? बैंक। इस बुक में एंट्री, कैश बुक में एंट्री करने वाला कौन है? मिस्टर ए, ठीक है। तो पासबुक में इस बैंक स्टेटमेंट से, बैंक स्टेटमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलो, बैंक स्टेटमेंट में या इस पासबुक में बैंक ने 2.5 लाख रुपए काट लिए, जैसे ही काटा बैलेंस हो गया 40,000 डेबिट। बैंक कह रहा है मेरा 40,000 डेबिट है, यानी डेटर है, मिस्टर ए से मुझे लेने हैं। तो मैं खुश होंगी या दुखी? तो इट विल बी अनफेवरेबल फॉर मी। यहां तक बात समझ आती है कि डेबिट बैलेंस जो है वो मेरे लिए क्या है? अनफेवरेबल होता है। यानी डेबिट, कैश बुक का डेबिट और पासबुक का क्रेडिट, ये बैलेंस कैसे होते हैं? प्लस वाले, मेरे लिए फेवरेबल होते हैं। और अगर
कैश बुक का क्रेडिट हो, यानी जैसे कि क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट, आपको बैंक को देने हैं या बैंक बोलता है मुझे आपसे लेने हैं, डेटर बन जाते हो आप अगर पासबुक में, तो इट मींस आपके लिए बैलेंस स्थिति कैसी है, आपकी नेगेटिव स्थिति, आप माइनस में हो। समझ आती है बात। चलो अब इसको मैं एक बार साइड कर देती हूं, इसको मैं एक बार यहां से मैंने उठाया, यहां रख दिया, थोड़ा सा और मूव कर देती हूँ इसको मैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइटली मत लेना, समझ लिया तो बहुत आसान है। अब देखो, दो बंदों के बीच में ट्रांजैक्शन, दो बंदे कौन है, एक है ए और एक है बैंक, मिस्टर ए और बैंक। मिस्टर ए के लिए, अच्छा मिस्टर ए की बुक्स में 30 अप्रैल को, कैश बुक में तो कोई और एंट्री हुई नहीं, तो बाय बैलेंस सीडी कितना आएगा बैंक अकाउंट का बैलेंस, ये आएगा 1,10,000 रुपए। कितना आएगा, 1,10,000 रुपए। यहां तक बात समझ आई। लेकिन 30 अप्रैल को ही, अच्छा इसे तो डिलीट कर देते हैं, ये तो हमने एग्जाम्पल के लिए तौर पे ली थी। अब 30 अप्रैल को ही बैंक कितना बोल रहा है कि मुझे कितने पैसे देने हैं, क्रेडिट बैलेंस कितना है, 210। बैंक में कैश बुक का, बैंक कॉलम का डेबिट बैलेंस और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मेरे लिए फेवरेबल, आई एम हैप्पी। बट मेरे अकॉर्डिंग मुझे बैंक से 1,10 लेने हैं और बैंक कह रहा है मुझे 2,10 देने हैं। भाई ये डिफरेंस क्यों? जब भी दो बंदों के बीच में ट्रांजैक्शन हो, अमाउंट तो सेम आना चाहिए ना। तो ये अगर डिफरेंस है तो इस डिफरेंस को हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रेस आउट करना पड़ेगा कि ये डिफरेंस क्यों है। अगर मैं देखूं साफ साफ, आप खुद भी बता सकते हो। अब अगर आप देख के आपको खुद को भी लग रहा होगा कि मैम ये देखो, ये इतनी सारी ट्रांजैक्शंस है जो बैंक ने रिकॉर्ड किया, आपने रिकॉर्ड नहीं किया। अगर आप ये एंट्रीज रिकॉर्ड कर लो तो आपका बैलेंस सेम हो जाएगा, है ना। दो ऑप्शन है, देखो आपके पास दो ऑप्शन है। ये जो एंट्रीज है 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, ये 6 एंट्रीज अगर आप अपनी कैश बुक में प्लस कर लो, इसको भी प्लस माइनस जो करना है, डेबिट क्रेडिट करना है, अगर आप इन 6 एंट्रीज को अपनी पासबुक में इनकॉर्पोरेट कर लो, तो क्या आपके पास कैश बुक का बैलेंस इक्वल हो जाएगा पासबुक के? बिल्कुल हो जाएगा। या आप इन 6 एंट्रीज को हटा दो अपनी पासबुक से, या तो आप अपनी कैश बुक में एंट्रीज को प्लस कर लो, इन 6 एंट्रीज को, पहला ऑप्शन। अगर आप अपनी कैश बुक में इन 6 एंट्रीज को प्लस कर लो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूं कि देखो मेरी जो कैश बुक है इसमें मैं प्लस कर लूं 6 एंट्रीज, यानी एडजस्टमेंट्स अगर कर लूं मैं, एडजस्टमेंट्स, तो क्या मैं पासबुक तक पहुंच सकती हूँ, पासबुक के बैलेंस से? बिल्कुल पहुंच सकती हूँ। दूसरा ऑप्शन, पासबुक से अगर मैं ये 6 एंट्रियां डिडक्ट कर दूं, एडजस्ट कर दूं पासबुक में, तो मैं कैश बुक तक पहुंच सकती हूँ? बिल्कुल पहुंच सकते हो। तो मेरे को ये 6 एंट्रियों से मतलब है, या तो इन 6 एंट्रियों को आप कैश बुक में रिकॉर्ड कर लो या पासबुक से हटा दो। बट हटाना इज नॉट द सोल्यूशन, हटाएंगे थोड़ी ना। बट मुझे चाहिए भाई दोनों का बैलेंस सेम चाहिए, डिफरेंस क्यों? तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं कैश बुक में प्लस करूं सारी एंट्रीज तो मैं पासबुक तक पहुंच जाऊंगी, या मैं पासबुक में एंट्रीज करूं, ये पासबुक से 6 एंट्रीज हटा दूं तो मैं कहां तक पहुंच जाऊंगी। देखो यहां तक अगर आप हटा दोगे ना, देखो आप खुद देख पा रहे हो, ये एंट्रियां अगर नहीं है तो यहां तक बैलेंस दोनों का सेम है। ये देखो 1,10,000 क्रेडिट और 1,10,000 डेबिट, कोई डिफरेंस ही नहीं। ये डिफरेंस आया इन 6 एंट्रियों की वजह से। तो अगर ये 6 एंट्रियां आप पासबुक से हटा दोगे तो आप कैश बुक तक पहुंच जाओगे, या कैश बुक में प्लस कर दोगे तो भी आप पासबुक तक पहुंच जाओगे। वी हैव टू ऑप्शंस। समझ आती है बात? हर क्वेश्चन में, हर सिचुएशन में हमारे पास दो ऑप्शन रहेंगे कि हम रेक्टिफिकेशन करना किस में चाहते हैं, हम एडजस्टमेंट करना किस में चाहते हैं। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसको और अच्छे से समझेंगे। ये है आपकी बुक का क्वेश्चन, बुक का नाम है टीएस ग्रेवाल। टीएस ग्रेवाल है तो ठीक है, नहीं है तो आप इस क्लास से कॉन्सेप्ट समझो। कोई भी बुक का कोई भी क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। ऑन 31st of March 2019 बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक
एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। 31 मार्च 2019 को, ठीक है, बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 49,000। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर मैं आपको से बात करूं, इसका मतलब है कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, यानी यहां जो बैलेंस आता है ना, आपको दिखता है ये वाला टू बैलेंस CD, और ये कब का डेट है? 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 बैंक कॉलम, हम हमेशा बैंक रिकंसिलेशन में कॉलम कौन सा बनाते हैं? बैंक का, ये तो बनाते हैं, दिस इज माय बैंक कॉलम। कह रहे बैंक कॉलम आपका, आपकी कैश बुक का बैंक कॉलम डेबिट बैलेंस शो कर रहा है 49,000 का। मुझे समझ आ गया, मैंने कहा ठीक है। बैंक स्टेटमेंट और पासबुक दोनों ही एक ही बुक के नाम है, बैंक स्टेटमेंट कहो या पासबुक, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट और पासबुक, राम कहो या कृष्ण, एक ही बात है। तो वही बैंक स्टेटमेंट और पासबुक शोड क्रेडिट बैलेंस ऑफ 37,400, दोनों में डिफरेंस है। पासबुक जो है ये है मेरी पासबुक, यहां मैं क्या लिखती हूँ? डेबिट, क्रेडिट, और यहां पर बैलेंस आता है। तो 31 मार्च 2019 को पासबुक शो कर रही है क्रेडिट बैलेंस। अच्छा बताओ, अगर मेरी कैश बुक डेबिट शो कर रही है तो पासबुक को कैसा बैलेंस शो करना चाहिए? क्रेडिट। अगर ये डेबिट है तो वही तो मेरा क्रेडिट, और वो शो कितना कर रही है? 37,400। 37,400 का क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है। एक ही तारीख में, एक ही डेट है 31 मार्च 2019, एक ही डेट पे दो अलग अलग लोगों के जो रिकॉर्ड्स हैं वो कुछ और बोल रहे हैं। एक के लिए जो बैंक से 49,000 बैंक में से लेने हैं और वो कह रहा है मुझे 37,400 लेने। डिफरेंस के लिए मुझे क्या बनानी पड़ेगी? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इतना मुझे समझ आ गया। चलो, डिफरेंसेस कहाँ हैं? एंट्रीज इन द कैश बुक एंड पासबुक। हमने क्या किया? कैश बुक को खोला अपने आगे और अपने पासबुक को खोला, दोनों को खोला, दोनों को कंपेयर किया और फॉलोइंग डिफरेंसेस पता लगे। ये 6 पॉइंट हमको पता लगे, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 19। चलो क्या बनाएंगे? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मैंने लिखा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कब बना रहे हैं हम ये स्टेटमेंट? एज ऑन 31 मार्च 2019, एज ऑन 31 मार्च 2019, ठीक है। चलो थोड़ा सा इसको यहां शिफ्ट कर देते हैं। चलो, और इसको भी यहां कर देते हैं। चलो अब देखो क्या लिखा है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है ना, कि इन एंट्रीज को मैं कैश बुक से भी हटा सकती हूँ, कैश बुक में एडजस्ट करूँ या पासबुक में। हम क्या करेंगे? हम कौन सा पैटर्न फॉलो करेंगे? जिसका बैलेंस पहले दिया होगा उसको उसमें एडजस्टमेंट करेंगे। हमें कैश बुक का बैलेंस दिया है पहले, ठीक है, तो मैं स्टार्ट कहां से करूंगी अपना क्वेश्चन? कैश बुक से। तो मैंने यहां लिखा मैंने पर्टिकुलर्स, और यहां मैंने लिख दिया रुपीज। चलो ये मैंने लाइन लगा दी। अब देखो मेरे पास पहले बैलेंस किसका दिया है? कैश बुक का। तो मैंने लिखा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना दिया है मुझे? डेबिट बैलेंस। अब प्लस माइनस में बात करेंगे। प्लस कौन सा होता है? बैंक कैश बुक का डेबिट और पासबुक का क्रेडिट क्या होता है? प्लस। डिटेल में डिस्कशन कर लिया है। कैश बुक का क्रेडिट और पासबुक का डेबिट क्या होता है? माइनस। कैश बुक का डेबिट है, इसका मतलब बैलेंस कैसा पड़ा है? प्लस में, मेरे लिए फेवरेबल है। और कितना बैलेंस पड़ा है? 49,000। यहां तक समझ आई? अब कैसे करने वाले हैं? हम एक पैटर्न बनाते हैं, क्या है आपको इजी रहेगा। कैसे? मैंने यहां लिखा कि कैश बुक से स्टार्ट कर रही हूं मैं क्या करूंगी? प्लस माइनस एडजस्टमेंट्स इन कैश बुक अगर मैं कर दूं तो हम कहां तक पहुंच जाएंगे? पासबुक तक। ये इक्वेशन
इक्वेशन नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है। कैश बुक में अगर आप कुछ एडजस्टमेंट प्लस माइनस करो तो पासबुक तक आ जाओगे, ठीक है। तो मेरे पास फिलहाल कैश बुक का बैलेंस कितना है, 49,000। यहां तक बात समझ आई? ये मेरा क्या है, वर्किंग नोट। चलो पहला पॉइंट पढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या है, चेक्स ऑफ श्याम 9,000 रुपीज एंड ऑफ मोहन 15,000 रुपीज वर डिपॉजिटेड इन द बैंक। आपने एक श्याम से मिला चेक 9,000 का, मोहन से मिला चेक 15,000 का आपने डिपॉजिट कराए। अच्छा, आपको दिए किसने होंगे, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर से मिला होगा और आपने बैंक में डिपॉजिट करा दिया। अच्छा, बट वर नॉट कलेक्टेड, मैंने कहा था अगर बैंक में पैसा आ जाए तो उसे बोलते हैं कलेक्टेड, नहीं आए तो उसे बोलेंगे नॉट कलेक्टेड। तो बट वो कह रहे हैं आपने बैंक में चेक डिपॉजिट किया। जब हम चेक डिपॉजिट करते हैं तो कैश बुक में 15 और 9 कितने का चेक हो गया, 24,000 रुपए के चेक्स हो गए। ये 24,000 रुपीज के चेक्स जैसे ही आपने बैंक में डिपॉजिट किए, आपने कैश बुक में क्या कर दिए होंगे, प्लस कर दिए होंगे 24,000 रुपीज। समझो, यहां समझ आया बात? जैसे ही आपने 24,000 आप चेक बैंक में डिपॉजिट किया, आपने क्या कर दिया, प्लस कर दिया 24,000। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है, बट वर नॉट कलेक्टेड अप टू 31 मार्च 2019। यानी जो आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हो ना 31 मार्च 2019 को, ये 24,000 पासबुक में आए ही नहीं हैं, ये कलेक्ट ही नहीं हुए हैं। आपने कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर रखे थे और पासबुक में रिकॉर्डिंग कलेक्ट ही नहीं हुए। अब आप क्या करो ऐसा कि इक्वल टू 0 हो जाए। आप कैश बुक में क्या एडजस्टमेंट करो कि आपका बैलेंस 0 हो जाए। आप गलती तो नहीं है, लेकिन ये जो डिफरेंस है, आपको तो 0 चाहिए, पासबुक में कुछ नहीं आया, तो आप क्या करोगे, माइनस अगर 24 कर दो तो देखो, प्लस 24 माइनस 24 कर दो तो आप 0 तक पहुंच जाओगे। तो वही मैंने यहां पर क्या लिखना है, मैंने लिखना है चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, बट नॉट कलेक्टेड, माइनस करने हैं मुझे 24,000। यहां जो आप एडजस्टमेंट लिख रहे हो ना, ये जो एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट आपको इधर करनी है। ये हमारा वर्किंग नोट। चलो इसके बाद चलो आगे। फर्स्ट पॉइंट हुआ, रमेश एक डेटर था, उसने डिपॉजिट कर दिया चेक ऑफ 8,000 डायरेक्टली इनटू द बैंक। इट इज लाइक शिव जिसने 1,00,000 रुपए का पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दिया था। तो वैसे ही एक डेटर ने चेक था 8,000 का डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर दिया। इस बात की इंफॉर्मेशन मुझे तो नहीं थी, और जब नहीं थी तो मैंने क्या कुछ कैश बुक में एंट्री की होगी, नहीं, कोई भी एंट्री नहीं की होगी। लेकिन पासबुक में जब पैसा क्रेडिट होता है, जब पासबुक में क्रेडिट होता है तो यानी पैसा प्लस होता है, तो 8,000 क्या हो गया होगा, प्लस। मैं ऐसा क्या करूं कैश बुक में जो मैं पासबुक तक पहुंच जाऊं, तो 0 प्लस 8,000 इज इक्वल टू 8,000। तो मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, प्लस 8,000। तो मैंने यहां क्या लिखा, चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बस जो क्वेश्चन में आपको दी है स्टेटमेंट, आपने वो लिखी और प्लस कर दिया 8,000। यहां तक समझ आया? चलो इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, बैंक हैड क्रेडिटेड। क्रेडिट का मतलब बैंक ने क्रेडिट किया, तो बैंक ने क्रेडिट किया। बताओ, बैंक अगर क्रेडिट करता है, इस एग्जांपल में बैंक क्रेडिट करता है, इसका जैसे कि इंटरेस्ट क्रेडिट किया था, यानी प्लस करना। बैंक दे रहा है, इट मींस वो क्रेडिट कर रहा है, यानी प्लस कर रहा है। बैंक ने क्रेडिट किया यानी प्लस कर दिए। अभी मैंने आपको यहां भी बताया था कि बैंक का पासबुक में क्रेडिट होना मतलब प्लस होना। तो यानी बैंक ने अपनी पासबुक में क्रेडिट किए 500 रुपए एज इंटरेस्ट विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। क्या मतलब हुआ, 500 रुपए एज इंटरेस्ट क्रेडिट किया और वो मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। तो देखो थर्ड एडजस्टमेंट जो है मेरे पास वो क्या है, 500 रुपए कैश बुक में प्लस हुए, बट मैंने पासबुक में कुछ भी, पासबुक में 500 रुपए प्लस हुए बैंक ने किया, बट मैंने कैश बुक में कुछ नहीं किया। तो मैं ऐसा क्या करूं कि मैं 500 तक पहुंच जाऊं, मैं प्लस 500 कर दूं। तो 0 प्लस
500 इज इक्वल टू 500। तो मुझे क्या करना है, प्लस 500 करने हैं इंटरेस्ट, लिखो यहां इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक। कितना, प्लस 500 रुपीज। यहां तक समझ आती है बात। चलो अगला पॉइंट, चेक ऑफ 10,000 इशूड टू राधेश्याम। अब आप क्या करते हो, जैसे ही चेक इशू करते हो ना, फटाफट से एंट्री कहां डाल देते हो, चेक कैश बुक की क्रेडिट साइड में कि चेक इशू कर दिया, पेमेंट कटा। तो जब आपने कैश बुक के बैंक कॉलम में एंट्री डाली होगी, तब आपने क्या किया होगा, माइनस कर दिए होंगे ना कैश बुक में 10,000 रुपीज। चेक इशू किया, कैश बुक से पैसा आपने माइनस कर दिया, यानी क्रेडिट कर दिया। आगे चलो, was not presented for payment, यानी आपने राधे श्याम को चेक तो दिया, आपने तो पेमेंट कैश बुक से कम कर दिया, लेकिन वो राधे श्याम ने बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया, क्योंकि उसके पास 3 महीने हैं, तो उसने डिपॉजिट नहीं किया। तो इसका मतलब पासबुक से पैसा नहीं कटा, इस ट्रांजैक्शन का कोई भी इफेक्ट पासबुक में नहीं आया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस -10 को प्लस अगर 10 करूं तभी तो 0 बनेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, इस -10 का इफेक्ट हटाने के लिए +10 अगर कर दूं तो 0 आ जाएगा। मुझे पासबुक के बराबर पहुंचना है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूं, प्लस कर दिया मैंने 10,000, किस बात का, कि चेक इशू तो किया बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशूड किसको किया मैंने, क्रेडिटर को, बट उस क्रेडिटर ने, जो राधे श्याम ने, चेक प्रेजेंट ही नहीं किया बैंक में, और जब वो चेक प्रेजेंट नहीं करेगा बैंक में पैसा कटेगा कैसे, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। यहां तक क्लियर आती है बात। चलो ये बात समझ आई। बैंक ने डेबिट किया, अगेन डेबिट करने का मतलब क्या होता है, बैंक का डेबिट करना, यानी पासबुक का डेबिट मतलब माइनस। याद कर लो, समझ लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ये बात कभी मत भूलो। कौन सी बात, ये वाली जो मैंने आपके लिए यहां लिखी है। ये 4 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटा सा कॉलम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, पासबुक का डेबिट होना, इसका मतलब क्या है, पासबुक में डेबिट हुआ यानी माइनस हुआ, बैंक ने माइनस किए मेरा अकाउंट, बैंक डेबिटेड द अकाउंट, मेरा अकाउंट बैंक ने माइनस किया 6,000 रुपए से, बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। मेरे ही इंस्ट्रक्शन से बैंक ने 6,000 रुपए बैंक पे कर दिए। जब पे करेगा बैंक, पैसा क्या होगा, डेबिट, और डेबिट होगा तो क्या होगा, पैसा कटेगा, माइनस होगा, जो मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। यानी क्या इफेक्ट हुआ, 6,000 रुपए मेरे पासबुक से कम हो चुके हैं, जो मैंने कैश बुक में कुछ भी नहीं किया। क्या करूं ऐसा कि पासबुक तक पहुंच जाऊं, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ क्या करूं ऐसा। मैं -6 कर दूं तो 0 - 6 इज इक्वल टू -6 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो आपने क्या लिखना है यहीं पर कि इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, बस इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। तो वो एडजस्ट किया आपने, तो माइनस क्या हो गया, 6,000 रुपए। समझ आती है बात। चलो इसके अलावा बैंक ने फिर डेबिट किया, बैंक डेबिट करता ही जा रहा है, बैंक ने डेबिट किया मतलब माइनस हुआ, बैंक ने डेबिट किया मेरा अकाउंट, द अकाउंट बाय 100 रुपए बीइंग बैंक चार्जेस। बैंक ने अपने चार्जेस के लिए 100 रुपए मेरा अकाउंट, 100 रुपए मेरे अकाउंट से काट लिए। तो अब जैसे ही कटा पैसा क्या हुआ, माइनस। तो बैंक ने पासबुक में, हम कहाँ लिखेंगे, 100 रुपए कटे हैं पासबुक में, तो पासबुक के नीचे लिखा मैंने 100 रुपए कटे। कैश बुक में मैंने कुछ भी नहीं किया, तो मुझे क्या करूं, मैं माइनस अगर 100 कर दूं तो मैं बराबर हो जाऊंगी -600 के। तो 0 - 100 इज इक्वल टू -100। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहां पर, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस कितने, -100। अब बताओ, सारे जो डिफरेंस जिनके वजह से थे, वो सारी जो 6 पॉइंट्स थे, 6 एंट्रीज जो थी, हमने इन सबको इफेक्ट एडजस्ट कर लिया। अब देखो क्या, कैश बुक का बैलेंस 49 था, ये एडजस्टमेंट करने के बाद, हम कैश बुक में एडजस्ट करने के बाद हमें कहां पहुंचना है, पासबुक के बैलेंस तक। अब देखते हैं कितना आता है, 49,000 -24 + 8 + 500 + 10,000 -6,000 -100। ये देखो आपके पास बैलेंस आ गया 37,400 का। क्या आ गया बैलेंस, 37,400 का। और यही बैलेंस कौन सा बैलेंस था, जो आपकी पासबुक का बैलेंस था। और आप
पासबुक का कैसा बैलेंस था, क्रेडिट, तो यही बैलेंस अगर डेबिट आपका कैश बुक था, उसमें आपने ये एडजस्टमेंट की, तो आप कहां तक पहुंच गए, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। समझ आई बात? चलो है ना इंटरेस्टिंग, प्रैक्टिस करने से और अच्छे समझ आएगा। यानी अभी अगर मैं आपको समझाऊं फिर से एक बार, क्विक रिवीजन 2 मिनट में अगर हम रिवीजन करें, तो हमने हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। मैं अगर पिछली स्लाइड खोलती हूँ, ये देखो, ये कुछ इस तरह से है बना हुआ है। जो ये क्वेश्चन था इसमें क्या था, कुछ ट्रांजैक्शंस कैश बुक में हो रखी है, कुछ पासबुक में हो रखी है, लेकिन बैंक ने अपनी पासबुक में कुछ एडिशनल ट्रांजैक्शंस भी कर रखी है जिसका मुझे नहीं मालूम। तो अब मेरे पास ये जो दो बैलेंसेस आ रहे हैं, इसमें 110 का बैलेंस है, एक 30 अप्रैल को, यहाँ पे 30 अप्रैल को जो बैलेंस है वो 210 है। ये डिफरेंस क्यों है भाई, ये डिफरेंस है इन 6 ट्रांजैक्शंस की वजह से, ये 6 एंट्रियां बैंक ने डाली है इस वजह से। मेरे पास अगेन 2 ऑप्शन है। मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि ये डिफरेंस को ट्रेस आउट करने के लिए मेरे पास क्या ऑप्शंस है। मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं कि मैं एडजस्टमेंट किस में करूं, मैं एडजस्ट करूं या तो एडजस्टमेंट करूं अपनी कैश बुक में, या मैं एडजस्टमेंट कर सकती हूं अपनी पासबुक के बैलेंस में। एडजस्टमेंट इन कैश बुक का बैलेंस और एडजस्टमेंट इन पासबुक का बैलेंस, ठीक है। अगर मैं अपनी कैश बुक के बैलेंस में प्लस माइनस कुछ एडजस्ट करूं तो मैं कहां तक पहुंच जाऊंगी, अपनी पासबुक के बैलेंस पे। और अगर मैं अपनी पासबुक के बैलेंस में प्लस माइनस कुछ एडजस्टमेंट करूं तो मैं कहां तक पहुंच जाऊंगी, अपने कैश बुक के बैलेंस पे, है ना। समझ आई बात? तो यही बात हमने इस एग्जांपल में, ये जो हमारा फर्स्ट इलिस्ट्रेशन था इसमें की, इस क्वेश्चन में क्या बोला कि 31 मार्च को कैश बुक 49,000 डेबिट बैलेंस शो कर रही है, पासबुक 37,400 का क्रेडिट बैलेंस शो कर रही है। डिफरेंस को ट्रेस आउट करने के लिए मैंने कैश बुक में एडजस्टमेंट की, कैश बुक का बैलेंस उठाया। ये देखो मैंने कहां से शुरुआत की, कैश बुक का बैलेंस उठाया, उसमें कुछ मैंने प्लस माइनस किया, एडजस्टमेंट्स की, कैश बुक का बैलेंस उठाया, उसमें मैंने कुछ एडजस्टमेंट्स की और कहां तक पहुंच गई मैं, पासबुक तक, ठीक है। मैम, अब बच्चों आप पूछोगे मैम क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम पासबुक के बैलेंस से उठाएं और कैश बुक तक पहुंच जाएं? बिल्कुल, इसी क्वेश्चन को हम दोबारा भी करके देख सकते हैं कि हम पासबुक से उठाते हैं। चलो ठीक है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैंने देखा, चलो मैंने इसको कैसे स्टार्ट करना है, पासबुक के बैलेंस से। मैंने स्टार्ट कहां से किया, किस में एडजस्टमेंट कर रही हूँ, पासबुक में। तो थोड़ा थोड़ा छोटा कर लेते हैं, है ना। ये लो, मैं स्टार्ट कहां से कर रही हूँ, पासबुक से। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, पासबुक में प्लस माइनस एडजस्टमेंट किस में करेंगे, जब पासबुक से स्टार्ट कर रहे हो बैलेंस से, तो पासबुक में एडजस्ट करोगे और कहां तक पहुंचोगे, कैश बुक तक, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन को दोबारा करेंगे पासबुक के बैलेंस के साथ। तो पासबुक का बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस, लिखो यहां पर क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक कितना, 37,400। फटाफट से बताओ ये प्लस का है या माइनस का, मेरे लिए ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल। अगर फेवरेबल है तो प्लस, अनफेवरेबल है तो माइनस। तो ये क्रेडिट है तो मेरे लिए फेवरेबल है, तो मैं क्या कर दूंगी यहाँ पर, प्लस। दूसरा, चलो वापस से 6 पॉइंट्स को वापस से करना है, ठीक है। मैं इसको एक बार इरेज कर देती हूँ। चलो, चेक्स ऑफ शाम 9,000 एंड मोहन का चेक है 15,000। चेक्स ऑफ शाम 9,000, मोहन 15,000 वर डिपॉजिटेड इन द बैंक बट वर नॉट कलेक्टेड अप टू 31 मार्च 2019। कैश बुक का बैलेंस मैंने क्या कर दिया होगा, 24,000 से बढ़ा दिया होगा, तो मैंने कैश बुक के नीचे लिखा 24,000 मैंने क्या कर दिया, प्लस। लेकिन ये कलेक्ट ही नहीं हुए तो पासबुक में कोई एंट्री नहीं हुई, तो क्या करूं कि प्लस 24 आ जाए। तो अगर मैं प्लस 24 कर दूं पासबुक में तो इक्वल टू कैश बुक के बैलेंस पे आ गए, बिल्कुल आ गए। तो मुझे क्या एडजस्टमेंट करनी है, प्लस 24 करना है। तो मैंने लिखा प्लस 24,000, ठीक है। ये जो फर्स्ट पॉइंट था आपका, चेक डिपॉजिटेड
बट नॉट कलेक्टेड। यहां तक बात समझ आती है? चलो सेकंड पॉइंट क्या है? ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। रमेश एक डेटर डिपॉजिट अ चेक ऑफ 8,000 डायरेक्टली इनटू द बैंक। 8,000 का चेक सीधा बैंक में डिपॉजिट हो गया। तो यानी बैंक का बैलेंस, सेकंड पॉइंट, पासबुक में बैंक का बैलेंस 8,000 से मेरा प्लस हुआ, कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुई क्योंकि डायरेक्टली डिपॉजिट हुआ है। तो मुझे क्या करना चाहिए कि जीरो हो जाए, माइनस 8,000। तो मैंने क्या किया, यहां लिखा माइनस 8,000। सेकेंड पॉइंट इज चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। यहां तक बात समझ आई? चलो इसके बाद अगले पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बैंक ने क्रेडिट किया 500 रुपए इंटरेस्ट। बैंक ने क्रेडिट किया मतलब प्लस किया, पासबुक में प्लस हुआ 500 रुपए विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। 500 रुपए पासबुक में प्लस हुए हैं। तो थर्ड पॉइंट है, ये में है मेरी पासबुक, ये है मेरी पासबुक जिसमें 500 रुपए प्लस हुए हैं। मुझे कैश बुक में मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो कैश बुक तक पहुंचना है, कैश बुक इज द किंग नाउ, है ना। जहां तक आपको पहुंचना है, कैश बुक इज द डेस्टिनेशन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करने पड़ेंगे 500 रुपए। तो वही मैंने यहां लिख दिया 500 रुपए जो इंटरेस्ट क्रेडिट हुए थे। यहां तक समझ आई बात? चलो और समझ आएगी जब जब हम प्रैक्टिस करते चले जाएंगे। चेक फॉर 10,000 इशू टू राधे श्याम वॉज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने चेक इशू किया, तो आपने जैसे ही चेक इशू करते हो आप क्या करते हो, कैश बुक के क्रेडिट में लिख देते हो कि पैसा गया माइनस 10,000, बट बैंक से पैसा, चेक प्रेजेंट ही नहीं हुआ तो बैंक से पैसा डेबिट ही नहीं हुआ, यानी बैंक से पैसा माइनस ही नहीं हुआ। तो कैश बुक से तो माइनस हो गया कितना, 10,000 रुपए। आप यहां लिखो कैश बुक के नीचे कि 10,000 माइनस हुआ, लेकिन पासबुक से पैसा नहीं कटा। क्या करो कि कैश बुक के बराबर आ जाओ, माइनस 10,000। एज सिंपल एज दैट, बहुत आसान है। यहां लिख दिया मैंने माइनस 10,000 रुपए। दिस इज चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। समझ आई बात? आई होप यू आर गेटिंग इट। चलो आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है मेरे पास, बैंक ने डेबिट किया। डेबिट करने का मतलब पासबुक में हुआ माइनस। पासबुक में बैंक ने डेबिट किया मेरा अकाउंट बाय 6,000 बिन इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम पर बैंक ने क्या किया, 6,000 रुपए मेरे अकाउंट से पैसे काट लिए। बिल्कुल ठीक किया, बैंक ने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन कैश बुक में मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, ये मेरी गलती, बैंक की कोई गलती नहीं। तो इस मुझे जीरो तक पहुंचना है, मुझे क्या करना चाहिए, प्लस 6,000 अगर मैं कर दूं तो माइनस 6 प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो एडजस्टमेंट क्या करनी पड़ेगी मुझे, प्लस 6,000 रुपए। लिख दो यहां पर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। यहां तक समझ आती है बात? चलो मूविंग ऑन, नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट, बैंक डेबिटेड। अगेन बैंक ने डेबिट किया, यानी पासबुक में हुआ माइनस द अकाउंट। किसका अकाउंट, मेरा अकाउंट, बाय ₹100। बैंक ने माइनस किए मेरे अकाउंट में 100 रुपए, किस नाम से, बैंक चार्जेस के नाम पे 100 रुपए डेबिट किया। बैंक इज राइट, बैंक ने कुछ गलत नहीं किया। बैंक ने अपनी सर्विसेज के 100 रुपए मेरे पासबुक से डिडक्ट किए। यह है मेरी पासबुक, बैंक ने 100 रुपए डेबिट किया यानी माइनस किया, मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो जीरो तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, -100 में +100 कर दो तो आप जीरो तक आ जाओगे। तो आप यहाँ क्या लिखो, 6 पॉइंट बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस कितने आ गए, 100 रुपए। अब बताओ, आप पासबुक में एडजस्टमेंट कर करके, ये अपने पासबुक से शुरुआत की थी, पासबुक में शुरुआत की थी और पासबुक में एडजस्टमेंट कर करके आप कहां तक पहुंच जाओगे, कैश बुक के बैलेंस पर। और अगर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है तो आप कहां तक पहुंच जाओगे, डेबिट बैलेंस पर। क्योंकि एक ही बात है, आपका डेबिट बैंक का क्रेडिट एक ही बात है। बताओ फटाफट से कितना निकलता है बैलेंस, बताओ। 37,400 प्लस 24,000 माइनस 8,000 माइनस 500 माइनस 10,000 प्लस 6,000 प्लस 100। 1 सेकेंड, 37,400 प्लस 24,000 माइनस 8,000 माइनस 500 माइनस 10,000 प्लस 6,000 और प्लस 100। हाँ, तो ये हो गया मेरे पास 49,000। क्या आप यही बैलेंस बोल रहे थे क्वेश्चन में, कैश बुक का डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक? ये देखो,
अगर आप यहां तक पहुंच गए, डेबिट बैलेंस ये जो आपका बताया था इसने, बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक शोड डेबिट बैलेंस ऑफ 49,000, वही बैलेंस आपने निकाल लिया 49,000 का। ठीक है, आई होप आप समझ गए हो क्या कहना चाह रही हूं मैं। आप पासबुक के बैलेंस से कैश बुक के बैलेंस पर आ सकते हो और कैश बुक के बैलेंस से पासबुक के बैलेंस पर आ सकते हो। ठीक है, कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, एडजस्टमेंट करने का ये फॉर्मेट है, बहुत ही शानदार फॉर्मेट है ये। ठीक है, कभी गलती नहीं होने देगा आपको एग्जाम में। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना ही, कल और क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे। सो बाय ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।